साथियों और प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के न्यू गणित गणित प्रकाश के अध्याय नंबर 6 परिमाप और क्षेत्रफल को लाइन टू लाइन पढ़ने और समझने वाले हैं। आपके गणित प्रकाश के पेज नंबर 129 पर हैं हम। यहाँ पर आपको पैराग्राफ नंबर 6.1 दिया गया है, परिमाप। क्या आपको याद है कि एक संवृत्त, संवृत्त का अर्थ होता है बंद, समतल आकृति का परिमाप क्या होता है? आइए हम अपनी समझ को ताजा करें। किसी भी बंद समतल से क्या अर्थ है कि किसी भी तल पर बनी हुई कोई भी आकृति आपकी समतल पर बनी हुई आकृति कहलाती है। और बंद से अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए ये एक आकृति है, तो यह आकृति आपकी खुली हुई आकृति है। इस आकृति को इस प्रकार से यदि आप कर देते हैं तो यह हो जाती है आपकी बंद आकृति। यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, जहां से आप स्टार्ट करते हैं वहीं पर आकर उसे एंड भी करना होता है, तो उस आकृति को हम कहेंगे बंद समतल आकृति। तो किसी भी बंद समतल आकृति का परिमाप उसके सीमा के साथ साथ तय की गई वह दूरी है जब आप उसके चारों ओर एक चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए आप ए से स्टार्ट करते हैं चक्कर लगाना, आप इस तरफ गए, इस तरफ के बाद इस तरफ गए, इस तरफ के बाद इस तरफ आए और यहाँ से वापस ए पॉइंट के ऊपर पहुँच जाते हैं। यानी कि आपने इस आकृति का एक चक्कर कंप्लीट कर लिया। तब इस चक्कर को हम कहते हैं इस आकृति के विषय में उसका परिमाप। एक बहुभुज अर्थात रेखाखंडों से बनी एक बंद समतल आकृति के लिए परिमाप उसकी सभी भुजाओं की लंबाई का योग के रूप में परिभाषित किया जाता है, जैसे इसकी बाहरी सीमा के साथ साथ कुल दूरी। यानी कि किसी भी बहुभुज के लिए आप कह सकते हैं, चाहे वह त्रिभुज हो, चाहे वह चतुर्भुज हो, चाहे वह आयत हो, चाहे वह वर्ग हो, जो भी आकृति है, उस बहुभुज का परिमाप यदि आपको निकालना है तो उसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग आपको कर देना है। आइए अब हम आयत, वर्ग और त्रिभुज के परिमाप के सूत्रों को दोहराते हैं। एक आयत, यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, यह वाला, यह एक आयत है। आयत की दो भुजाएं आमने सामने वाली हमेशा बराबर होती है, ठीक है, और इस तरफ वाली भी आपकी बराबर होगी। यानी कि जो भी आयत होता है उसकी लंबाइयाँ आपस में बराबर, उसकी चौड़ाइयाँ आपस में बराबर होती है। और उसके ये वाले जो कोण हैं, चारों कोण, यह 90-90 डिग्री के आपके होते हैं। ऐसी आकृति को हम कहते हैं आयत, ठीक है। अब ABCD करके चारों कोणों को हमने नाम दे दिए ABCD, यानी कि अब इस आकृति को हम कहेंगे आयत ABCD पर विचार कीजिए, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो आयत आप देख पा रहे हैं, इसकी लंबाई हमेशा बड़ी भुजा होगी, छोटी भुजा हमेशा चौड़ाई होगी। यदि इस आयत को आप इस प्रकार से बना देते हैं तब भी इसकी यह भुजा आपकी लंबाई ही कहलाएगी, ठीक है, समझ गए। लंबी भुजा हमेशा लंबाई और छोटी भुजा हमेशा चौड़ाई होगी। इसका परिमाप क्या होगा? यदि आपको इसका परिमाप निकालने को कहा जाए कि इसका परिमाप क्या होगा तो कैसे निकालेंगे? हमने अभी सीखा कि किसी भी बहुभुज का परिमाप निकालना है तो इसकी सभी भुजाओं का हमें योग कर देना है। तो यहाँ पर आयत का परिमाप, आयत की चारों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल, यानी कि आप A से B वाली भुजा, B से C वाली भुजा, C से D वाली भुजा और D से A वाली भुजा का योग कर देंगे। यानी कि AB यह वाली भुजा, BC यह वाली भुजा, CD यह वाली भुजा और DA यह वाली भुजा, इन चारों भुजाओं का हम इस प्रकार से योग कर देंगे। तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ठीक है। आप किसी भी क्रम में इसे लिख सकते हैं, चाहे इस क्रम में लिख दीजिए चाहे इस क्रम में लिख दीजिए, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बात देखनी है हमें, हम सूत्र भी हाथों हाथ बना लेते हैं कि जो आयत के परिमाप का सूत्र बनता है वह कैसे बनता है। अभी हम देख चुके हैं कि इसकी यह वाली साइड और यह वाली साइड, यानी कि आमने सामने वाली साइड हमेशा बराबर होती है। किसकी? आयत की। पर्टिकुलर आपको
आकृति याद रखना है, उसका नाम याद रखना है कि आयत जो होता है उसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है और यह वाली साइड और यह वाली साइड दोनों चौड़ाई आपस में बराबर होगी, दोनों लंबाई आपस में बराबर होगी। तो एक लंबाई अपनी है यहाँ पर ए बी, एक लंबाई है यहाँ पर सी डी। तो एक लंबाई आपकी ए बी यह वाली और एक लंबाई आपकी सी डी। तो क्या इन दोनों को हम मिलाकर लिख सकते हैं और बी सी और AD इन दोनों को हम मिलाकर लिख सकते हैं। तो हम इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर 2 बार AB है। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि AB किसके बराबर है? AB आपकी भुजा है DC के बराबर। AB और DC यहाँ पर बराबर है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि भुजा AD जो है आपकी BC के बराबर है। तो BC की जगह आप AD रख सकते हैं या DA रख सकते हैं। AB की जगह आप DC या फिर CD रख सकते हैं। तो इस प्रकार से रखने पर आपकी 2 बार तो AB हो गई और 2 बार आपकी यहाँ पर BC हो जाती है। तो 2 बार BC और 2 बार AB। अब यहाँ पर 2 हमने इसमें से कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद अंदर क्या बचता है? एक AB और एक BC बच जाता है। ये 2 हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया। तो इस प्रकार से एक आयत के परिमाप का फार्मूला भी बन जाता है। अब इस फार्मूले के अंदर हम दी गई वैल्यू जो कि हमें क्वेश्चन किया गया था कि इस आयत की हमें परिमाप ज्ञात करना है। इस आयत का परिमाप निकालने के लिए हमने सूत्र बना लिया। अब इस सूत्र में, इस फार्मूले में हम वैल्यू फिट कर देते हैं। लंबाई कितनी दी गई है? 12। तो हम उठाकर AB की जगह 12 सेंटीमीटर यहाँ पर फिट कर देते हैं। BC आपकी 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर यहाँ पर रख देते हैं। चलिए 12 और 8 कितना होता है? 20 होता है। 20 का 2 से गुणा करने पर आ जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। तो फाइनली जो हमसे पूछा गया था कि ये जो चित्र है इसकी परिमाप क्या होगी, तो वह हमने निकाल ली 40 सेंटीमीटर। इस उदाहरण से हम यह देखते हैं कि आयत का परिमाप बराबर लंबाई धन चौड़ाई धन लंबाई धन चौड़ाई के बराबर होगा। यानी कि इस चित्र को यदि आप दूसरे शब्दों में एक्सप्लेन करें, इसके परिमाप को एक्सप्लेन करें, तो हम कह सकते हैं कि हमने एक बार यह वाली लंबाई, एक बार यह वाली चौड़ाई, तो लंबाई साथ में उसके चौड़ाई, फिर एक लंबाई यह वाली, फिर एक चौड़ाई, तो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई को जोड़ा। आयत का परिमाप का फार्मूला बनता है इसी लंबाई चौड़ाई से। अतः आयत का परिमाप उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगना होता है। यह पॉइंट आपको याद रखना है। क्या पॉइंट याद रखना है? कि किसी भी आयत का परिमाप उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगना होता है। यह पॉइंट इसलिए याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में यह पॉइंट आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। पेज नंबर 129 पर हम चल रहे हैं अभी। वर्ग का परिमाप। देवोजीत 1 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फोटो फ्रेम के चारों ओर एक रंगीन टेप लगाना चाहता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। इस प्रकार की आकृति आपको दिखाई देगी, ठीक है, आपकी बुक के अंदर। उसे कितनी लंबी रंगीन टेप की आवश्यकता होगी? चूंकि देवोजीत वर्गाकार फोटो फ्रेम के चारों ओर रंगीन टेप लगाना चाहता है, इसलिए उसे वर्गाकार फोटो फ्रेम के परिमाप को ज्ञात करने की आवश्यकता है। ठीक है, इस प्रकार की कोई वर्गाकार फोटो फ्रेम, ये इस प्रकार की फोटो फ्रेम है देवोजीत के पास। अब इसकी एक भुजा दी गई है, सिर्फ एक भुजा, कितने मीटर की? 1 मीटर की दी गई है। और यह कहा गया है कि इसके आसपास, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करते हुए इस प्रकार से टेप लगाते हुए चारों ओर यह टेप घुमाते हुए उससे वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है, इस पॉइंट पर आना है। तो कितनी टेप लगेगी यह हमें जानना है। तो आवश्यक टेप की लंबाई ज्ञात करने के लिए, चूंकि यह आकृति कैसी है? यह आकृति है आपकी वर्ग। आपको एक बात ध्यान रखना है कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तभी वह आकृति वर्गाकार आकृति कहलाती है। तो आवश्यक टेप की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। अभी हम सीख कर आए हैं कि आप आसपास किसी भी आकृति के घूम जाएंगे, सभी भुजाओं का योग कर लेंगे, तो वह उस आकृति का परिमाप कहलाएगा, चाहे वह वर्ग हो या आयत हो। तो वर्ग का हमें ज्ञात करना है परिमाप।
परिमाप का क्या अर्थ है? वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल ही उसका परिमाप होगा। यानी कि हम कह चुके हैं, ये एक फैक्ट है जो आपको नॉलेज में होना चाहिए कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती। यह 1 मीटर है तो यह भी 1 मीटर होगी, यह भी 1 मीटर होगी, यह भी 1 मीटर होगी। देन 1 मीटर धन 1 मीटर धन 1 मीटर धन 1 मीटर, चारों को जोड़ देंगे कितनी हो जाएगी? 4 मीटर। कुल मिलाकर उसे 4 मीटर टेप की आवश्यकता होगी। हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, इसलिए प्रत्येक भुजा की लंबाई को जोड़ने के स्थान पर हम वर्ग की एक भुजा की लंबाई को 4 से गुणा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका जो फार्मूला है वह कैसे बना। हम इसे 4 बार क्यों जोड़ें? भाई इसे 4 बार क्यों जोड़ें? 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, हम सीधे सीधे ऐसा कह सकते हैं कि 1 में 4 का गुणा कर दें, यानी कि एक भुजा के अंदर 4 का गुणा कर दें। तो हम इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित एक भुजा की लंबाई। तो यह आपका क्या बन गया? यह बन गया आपका फार्मूला, या जिसे आप सूत्र भी कहते हैं। हमेशा इसे याद रखना, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसे अंडरलाइन करके आप अपनी बुक के अंदर रख लीजिए कि यह हमारा वर्ग के परिमाप का फार्मूला है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणित एक भुजा की लंबाई। अब हमने इससे सीखा क्या? हमने इससे यह सीखा कि वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा की लंबाई का चौगुना होता है, 4 गुना होता है। यह आपका IMP फैक्ट याद रख लीजिए, क्योंकि यह फिल इन द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है। वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा की लंबाई का चौगुना यानी कि 4 गुना। चौगुना से अर्थ होता है 4 गुना, ठीक है, चौगुना बोलते हैं इसको मिलाकर, तो 4 गुना होता है। ओके, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पेज नंबर 130 आ जाता है। पेज नंबर 130 के ऊपर आपको दिया गया है त्रिभुज का परिमाप। यहाँ मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपकी NCERT के गणित प्रकाश की बुक का। हम चल रहे हैं अध्याय नंबर 6 के ऊपर, जिसमें आपका पैराग्राफ नंबर 6.1 परिमाप पढ़ रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप। एक त्रिभुज पर विचार कीजिए जिसके 3 भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज कैसी आकृति होती है? त्रिभुज ऐसी आकृति होती है जिसकी 3 भुजाएं हों। सीधे सीधे त्रि मतलब होता है 3, भुज मतलब होता है भुजा। जिस भी आकृति की 3 भुजाएं होती है, चाहे वह बराबर हो या बराबर ना हो, वह आकृति आपकी त्रिभुज कहलाती है। तो मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं हैं, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप की सीधी सीधी डेफिनेशन हम अभी सीख कर आए हैं कि कोई भी बंद आकृति है, उस बंद आकृति का परिमाप निकालने के लिए उसकी समस्त भुजाओं को, ये मान लीजिए आपकी 4 सेंटीमीटर है, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से मान लीजिए ये भुजा है, तो ये आपकी 4 सेंटीमीटर है, ये आपकी 5 सेंटीमीटर है, ये आपके 7 सेंटीमीटर, इस प्रकार से है। तो हमें क्या करना है? इन तीनों भुजाओं का योग कर देना है। तो त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, कुल मिलाकर यह हो गए आपके 16 सेंटीमीटर। तो इसका जो परिमाप है फाइनली हम कह सकते हैं कि वह 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिभुज के परिमाप का फार्मूला क्या बनेगा? इसका सूत्र क्या बनेगा? तो यह आपका फार्मूला है, ठीक है। आप ध्यान रखिए, इसे अंडरलाइन भी आपकी बुक के अंदर आप कर लेना है, और आपको ये याद रखना है कि उसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल आपको करना है। एक लाइन में यह बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी इसके नीचे जस्ट आपको दिया गया है। क्या है एग्जाम्पल? इसे समझ लेते हैं। अक्षी 3 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार मेजपोश टेबल कवर के चारों ओर एक फीता, जिसे आप लेस कहते हैं, लगाना चाहती है। अक्षी को कितने फीते की आवश्यकता होगी? तो इस प्रकार की कोई टेबल है, ठीक है, इस प्रकार की कोई टेबल है, हम बना देते हैं। थोड़ी सी इधर उधर हो जाएगी टेबल, लेकिन इस प्रकार की ही टेबल होती है। तो ये टेबल बन गई। अब इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी दी है? 3 मीटर तो इसकी लंबाई दी है, और इसकी चौड़ाई दी है आपकी 2 मीटर, ठीक है। तो यह टेबल है, इसके चारों ओर फीता लगाना है। तो अक्षी को कितने फीते की आवश्यकता होगी?
तो यहाँ पर आपको आंसर भी दिया गया है, इसे हम समझ लेते हैं। आयताकार मेज पोस्ट की लंबाई 3 मीटर दी गई है। आप कोई भी क्वेश्चन हो उसको किस प्रकार से एक्सप्लेन करना है, लिखना है, उसकी सारी जानकारियाँ उसके आंसर में आ जानी चाहिए। तो आपको इस प्रकार से लिखना होगा। पहले आप दिया हुआ लिखेंगे, जो दिया है क्वेश्चन में वह दिया है कि लंबाई दी है, उसके बाद उसकी चौड़ाई दी है 2 मीटर। अक्षय मेज पोस्ट के चारों ओर फीता लगाना चाहती है, इसलिए आवश्यक फीते की लंबाई आपको निकालना है। तो आयताकार मेज पोस्ट के परिमाप की लंबाई आपको निकालना होगी, उसके बाद बराबर होगी, यानी कि टेप कहाँ लगेगी, यहाँ आसपास टेप लगेगी इसके, ठीक है। तो आसपास यानी कि बाउंड्री पर, ठीक है, इसके बॉर्डर पर। तो बॉर्डर मान लीजिए आपने यहाँ से नापने स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 चारों भुजाओं का योग, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो टेप की जो लंबाई है वह आपके इस टेबल के परिमाप के बराबर होगी, यानी कि आपको इस मेज पोस्ट का परिमाप निकालना होगा। तो यहाँ आयताकार मेज पोस्ट का आपको निकालना है परिमाप। तो परिमाप का फार्मूला हम जानते हैं कि लंबाई धन चौड़ाई में यदि 2 का गुणा कर दिया जाए तो उसका परिमाप आ जाएगा। तो लंबाई धन चौड़ाई मतलब 2 मीटर धन 3 मीटर और उसमें 2 का गुणा, कुल मिलाकर 2 और 3 का योग होता है 5 मीटर, और 5 में 2 का गुणा करने पर आता है 10 मीटर। तो यह हो जाती है आपकी 10 मीटर। अब आयताकार मेज पोस्ट का परिमाप बराबर यही आपका 10 मीटर हो जाएगा, यानी कि आवश्यक फीते की जो लंबाई है वह आपकी आ जाएगी 10 मीटर। 10 मीटर उस फीते की लंबाई होगी। यदि आप जनरली देखें, यह 3 मीटर, यह 3 मीटर, यह 2 मीटर, इन सबको जोड़ लेते हैं तो 3 मीटर धन 2 मीटर धन 3 मीटर धन 2 मीटर, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं यदि आप फार्मूला भूल जाएं तो। 3 और 2 5, 3 आपके 8 और 2 10, तो यह हो जाएगी 10 मीटर। तो हम कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, बेसिक इसका समझ चुके हैं, तो हम फार्मूला बनाना भी सीख गए थे। उस फार्मूले की मदद से अब हम सीधे सीधे आयताकार आकृतियों का परिमाप निकालने में करेंगे। चलिए, इसके बाद आपका यहाँ पर पेज नंबर 131 पर आपको एक और उदाहरण दिया गया है, इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। उदाहरण यह है, ऊषा 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर 3 चक्कर लगाती है। यहाँ पर आपको यह पार्क दिया गया है। मान लीजिए ऊषा यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, इसकी लंबाई चौड़ाई वर्गाकार है, यानी कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी। तो यह भी 75 मीटर, तो यह भी आपकी 75 मीटर होगी, यह भी आपकी 75 मीटर होगी, और यह भी आपकी 75 मीटर ही हो जाएगी, ठीक है। 75 मीटर चारों भुजाएं हो जाएगी। तो इसके आसपास वो कितने चक्कर लगाना चाहती है, 3 चक्कर लगाती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी आपको ज्ञात करना है। तो पहली ही बार में आप समझ गए होंगे यह आकृति कैसी है, वर्ग है या वर्गाकार है। तो वर्ग की क्या डेफिनेशन है परिमाप के सब्जेक्ट में, कि एक भुजा में यदि आप 4 का गुणा कर दें तो उसका परिमाप आ जाएगा, यानी कि इन सभी को आपको जोड़ देना है। तो हम जानते हैं कि वर्गाकार पार्क का परिमाप निकालने के लिए फार्मूला क्या है, 4 गुणित 1 भुजा की लंबाई। तो 4 गुणित 1 भुजा कितने की है, 75 मीटर की है। 75 मीटर में 4 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 300 मीटर। अतः हम कह सकते हैं कि उषा द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी 300 मीटर है। मतलब एक चक्कर में, एक राउंड, यदि यहाँ से उषा स्टार्ट करती है, इस तरफ जाती है, इस तरफ आती है और इस तरफ, तो बॉर्डर वह घूम कर आती है, तो कितना हो जाता है 300 मीटर एक चक्कर में चली गई दूरी। प्रश्न में पूछा गया है 3 चक्कर लगाने में दूरी कितनी तय होगी, तो हम क्या करेंगे, एक चक्कर में 3 का गुणा कर देंगे तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 900 मीटर। तो हम लिख सकते हैं उषा द्वारा 3 चक्करों में तय की गई कुल दूरी 3 गुणित 300 मीटर, यानी कि 900 मीटर। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर पेज नंबर 131 तक का कंप्लीट हो जाता है। अब आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों के आंसर हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे। आई होप कि इतना आज का सब्जेक्ट आपका बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप कंटिन्यू इस
प्रकार से मेरे साथ बने रहना चाहते हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से उन्हें वॉच कर सकते हैं और वीडियो बेहतर लगने पर आपको एक लाइक अनिवार्यता कर देना है। थैंक यू वेरी मच।